हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 29 मई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 4th सेमेस्टर का माइनर एग्ज़ाम है। पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आपके पेपर का नेम है फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यूनिट वाइज वो आपको यहाँ मैंने कराए हैं। और इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन वो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उसमें आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन भी है और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी है। वैसे है अति लघु क्वेश्चन भी, लेकिन मैंने अति लघु को इस तरीके से लिखाया है, मतलब काफ़ी बड़ा दिया है आपको, देख सकते हैं आप इस तरीके से कि अगर ये आपका लघु में आए तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरी आपको 100% गारंटी है कि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो से कल आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप यकीन करके पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब हम लोग अपने वीडियो पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भौतिक भूगोल क्या है। यह आपसे पूछ सकता है कि भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। दोनों का आंसर आपका एक ही होगा, बस क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अब इसका आंसर देखिए। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक दशाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति तथा वायुमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है। ये पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं तथा उनके प्रभावों को समझने में सहायता करता है। भौतिक भूगोल मानव जीवन और प्रकृति के संबंधों का भी अध्ययन करता है। ये भूगोल की आधारभूत शाखा मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वी की संरचना एवं प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त होता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपका लघु में आ जाए तब भी आप आराम से कर लेंगे, और अति लघु में आएगा तो आप इसे थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, क्योंकि अति लघु लगभग आपका 50 शब्द में लिखना होता है, तो आप इसे थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। अब चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, अपक्षय से क्या अभिप्राय है। आंसर, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना एवं विघटन अपक्षय कहलाता है। ये भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारणों से होता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये आगे लघु में भी पूछा गया है। फिर आपका इसमें तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप और ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आंसर, पृथ्वी की सतह में अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ये मुख्यतः प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस एवं राख का बाहर निकलना ज्वालामुखी आपका कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। आंसर, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं। प्लेटों की गति से पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जल चक्र क्या है। आंसर, पृथ्वी पर जल के निरंतर वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा तथा पुनः नदियों और महासागरों में पहुंचने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ये प्रकृति की सतत प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जल संतुलन बनाए रखती है तथा सभी जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है। आंसर, जल, वायु, हिमनद तथा अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत के कटकर हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ये प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों कारणों से होता है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, गलत कृषि पद्धतियां एवं तेज वर्षा इसके प्रमुख कारण हैं। मृदा अपरदन से भूमि की उर्वरता घटती है और कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। नदी, हवा तथा वर्षा मिट्टी को बहाकर दूसरे स्थानों पर जमा कर देती है। इससे पर्यावरणीय असंतुलन भी उत्पन्न होता है। मृदा संरक्षण के उपाय अपनाकर इस समस्या को कम किया जाता है। मेनली आप समझ गए होंगे कि मृदा अपरदन क्या है। जनरली जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे मिट्टी कट जाती है और वो एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो यही आपका मेनली मृदा अपरदन है। आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसून क्या है। आंसर, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों को मानसून कहते हैं। भारत की वर्षा मुख्यतः मानसूनी पवनों से होती है।
ये पवनें मुख्यतः स्थल एवं जल के असमान ताप के कारण उत्पन्न होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी पवनें भारी वर्षा लाती हैं, जबकि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में अधिकांश वर्षा प्रदान करता है। भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था मानसून पर अत्यधिक निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद क्या है? मैं आपको इसे सरल भाषा में एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको ये आसानी से समझ आ जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको एग्जामिनेशन में लिखना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, जो हिमनद होता है वो बर्फ के विशाल गतिशील पिंड को हिमनद कहते हैं, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। अब इसको आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से लिखना है कि हिमनद बर्फ का विशाल एवं गतिशील पिंड होता है, जो पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के लंबे समय तक जमा रहने से बनता है। जब बर्फ का भार अधिक हो जाता है तब वह धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसकने लगती है। इसी गतिशील बर्फ के समूह को हिमनद कहते हैं। हिमालय एवं अंटार्कटिका क्षेत्रों में अनेक हिमनद पाए जाते हैं। गंगोत्री हिमनद भारत का प्रसिद्ध हिमनद है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर, भूकंप पृथ्वी की सतह में अचानक होने वाला कंपन है। इसके प्रमुख कारण आप देख लीजिए कि क्या क्या है। पहला है आपका प्लेटों की गति, दूसरा है आपका ज्वालामुखी क्रियाएं, तीसरा है आपका भ्रंश एवं दरारें, और चौथा है आपका मानव गतिविधियां। अब इसके प्रभाव देख लीजिए कि भूकंप के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपका पहला है जान माल की हानि, दूसरा है आपका भवनों का विनाश, तीसरा है आपका सुनामी की उत्पत्ति, चौथा है आपका भूमि का धंसना। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए, इसमें पूछा गया है आपका अपक्षय एवं अपरदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन मैंने आपको पहले अपक्षय और अपरदन की डेफिनेशन बताई है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा अति लघु में भी पूछी जाती है और लघु में भी पूछी जाती है कि अपक्षय से आप क्या समझते हैं, अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो पहले देखिए कि अपक्षय क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बिना अपनी जगह छोड़े वहीं पर कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, धूप, ठंड और बारिश के कारण किसी बड़ी चट्टान में जो दरारें पड़ जाती हैं, वही आपका अपक्षय का एग्जाम्पल है। क्योंकि भाई आप देखते होंगे बहुत बड़ी चट्टानें हैं, वो धूप, ठंड और बारिश के कारण उसमें दरारें पड़ती हैं, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपक्षय। ये एक ऐसी क्रिया है जो अपना स्थान नहीं बदलती, मतलब कि एक ही स्थान पे बड़ा सा पत्थर पड़ा है, वो वहीं पड़े पड़े टूट गया, इसी को हम लोग अपक्षय कहते हैं। अब अपरदन देखिए कि अपरदन होता क्या है, जो कि बहुत ही ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। अपरदन है आपका जब वही छोटे टुकड़े जो अभी ऊपर टूट गए थे अपक्षय में, तेज हवा के साथ या बारिश के साथ या नदी के बहाव से एक स्थान से बह के दूसरे स्थान में चले जाए, तो उसे अपरदन कहते हैं। अपक्षय में वो चीज़ वहीं टूट जाती है और अपरदन में वही छोटी मतलब टूटी हुई चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती हैं, तो उसी को अपरदन कहते हैं। आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको ये पेपर में लिखनी है। देख लीजिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें कि अपक्षय में टूटी हुई छोटे टुकड़े तेज हवा के साथ उड़कर बारिश के पानी या नदी के बहाव के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी अपरदन कहलाती है। उदाहरण के लिए, नदियों द्वारा पहाड़ों की मिट्टी को काटकर मैदानों में ले जाना या हवा द्वारा रेत का उड़ना, ये सब आपका अपरदन का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए जो आके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप ये समझिए कि अब तक 99% बार ये पेपर में पूछा ही गया है कि अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर है। तो पहला आप अंतर देख लीजिए, अपक्षय में चट्टानें, मिट्टी और खनिज अपने ही स्थान पर टूटते हैं या गलते हैं, जबकि अपरदन में टूटे हुए पदार्थ या टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह के या उड़ के चले जाते हैं। दूसरा आपका इसमें अंतर है, अपक्षय एक स्थिर प्रक्रिया है जबकि अपरदन आपकी एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि अपरदन में चीज़ आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। फिर आपका इसमें तीसरा अंतर है, अपक्षय मुख्यतः तापमान, वर्षा, हवा तथा जैविक क्रियाओं के कारण होता है, जबकि अपरदन आपका नदी, वायु, हिमनद एवं समुद्री तरंगों द्वारा किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, अपक्षय की प्रक्रिया में पदार्थों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो चीज़ें आपकी एक ही स्थान पे धूप, वर्षा, पानी से पड़े पड़े टूट जाती हैं, लेकिन अपरदन में पदार्थों का स्थान परिवर्तन होता है। फिर आपका इसमें पांचवा अंतर है,
अपक्षय पृथ्वी की सतह को कमजोर बनाता है, जबकि अपर्दन स्थल रूपों को काटकर एक नया स्वरूप प्रदान करता है। फिर आपका छठा पॉइंट है, अपक्षय के उदाहरण चट्टानों को दरार पड़ना एवं टूटना है, जबकि अपर्दन का उदाहरण नदी, घाटियों एवं गॉर्ज का निर्माण है। अब आप देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, जल चक्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में पूछा गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसर, जल चक्र पृथ्वी पर जल की निरंतर गति है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित है। पहला है आपका वाष्पीकरण, दूसरा है आपका संघनन, तीसरा है आपका वर्षा, चौथा है आपका सतही प्रवाह, पांचवा है आपका भूजल संचयन। ये प्रक्रिया पृथ्वी पर जल संतुलन बनाए रखती है तथा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर, मानसून ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदलने वाली पवनें हैं। इसके उत्पत्ति के कारण निम्नलिखित है। पहला है आपका स्थल एवं जल का असमान ताप, दूसरा है आपका वायु दाब में अंतर, तीसरा है आपका पृथ्वी का घूर्णन। अब आप इसकी विशेषताएं देख लीजिए कि मानसून की विशेषताएं कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका मेनली लघु में ही पूछा जाता है। इसकी पहली विशेषता है मौसमी पवनें, दूसरी है आपकी भारी वर्षा, तीसरा है आपका कृषि पर प्रभाव और चौथा इसकी जो मेन विशेषता है अनियमितता। भारत की अर्थव्यवस्था मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल एवं भूकंप अभिकेंद्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका लघु में पूछा जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। भूकंप मूल क्या है? पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें भूकंप मूल कहलाता है। वैज्ञानिक भूकंप मापी यंत्रों की सहायता से भूकंप मूल एवं अभिकेंद्र का पता लगाते हैं। अब आप देखिए कि भूकंप अभिकेंद्र क्या है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का प्रभाव अभिकेंद्र के आसपास सबसे अधिक महसूस किया जाता है। भूकंप की तीव्रता एवं विनाशकारी प्रभाव अभिकेंद्र के निकट अधिक होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कोर क्या है। इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, हिंदी में आप देख लीजिए कि क्या लिखा है। इसका आंसर देख लीजिए। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी एवं केंद्रीय परत है। ये मुख्यतः निकेल तथा लोहे से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। कोर दो भागों में विभाजित होता है। पहला है इसका बाह्य कोर और दूसरा है इसका आंतरिक कोर। बाह्य कोर आपका तरल अवस्था में होता है और आंतरिक कोर आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। कोर का तापमान अत्यधिक अधिक होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्यतः बाह्य कोर में उपस्थित धात्विक पदार्थों की गति के कारण उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल अति लघु में पूछा गया था, लेकिन उसके पिछले साल आपका ये लघु में पूछा गया है। तो मैंने आपको दोनों आंसर यहाँ पे दिए कि अगर आपको अति लघु में पूछे तो सिर्फ आप इतना लिख के आएंगे कि वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में बांटा गया है। पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका ताप मंडल और पांचवा है आपका बहिर्मंडल। लेकिन अगर आपसे पूछ दे लघु में ये क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा इसको बड़ा लिखेंगे। अब आप देखिए कि आप लघु में इसे किस तरीके से लिखेंगे। आंसर देखिए, वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों का आवरण होता है। इसे मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है। आपकी जो सबसे पहली परत है वो है क्षोभ मंडल। ये सबसे निचली परत होती है जहां मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद आपको लिखना है समताप मंडल। समताप मंडल आपका क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तीसरा है आपका मध्य मंडल। ये आपकी तीसरी परत है जहां उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। चौथा है आपका ताप मंडल। ताप मंडल मध्य मंडल के ऊपर होता है जहां आयन मंडल स्थित होता है। उसके बाद आपका जो पांचवा आपकी परत है वो है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत आपकी बहिर्मंडल कहलाती है। अब आपका इसमें आपको नीचे एक लाइन और लिखनी है कि वायुमंडल की ये परतें पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें 17वें नंबर का, वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, उसके विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब इसका आंसर देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ओजोन गैस मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है और ये ओजोन परत का निर्माण करती है।
ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक कवच का कार्य करती है। यदि ये परत ना हो तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होंगी। ये किरणें त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारियां तथा पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वर्तमान समय में प्रदूषण एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है, जो चिंता का विषय है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बरखान क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। बरखान अर्धचंदाकार बालू के टीले होते हैं जिनका निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु द्वारा किया जाता है। ये तब बनते हैं जब किसी क्षेत्र में बालू की मात्रा कम होती है तथा वायु की दिशा स्थिर होती है। इनका मुख हवा की दिशा में खुला रहता है। बरखान का जो उभरा हुआ भाग होता है वो हवा की विपरीत दिशा में होता है और नुकीला किनारा हवा के बहने की दिशा में आगे की ओर फैले होते हैं। इनकी ऊंचाई और आकार वायु की गति तथा बालू की मात्रा पर निर्भर करते हैं। सहारा मरुस्थल तथा थार मरुस्थल में बरखान पाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि बरखान होते कैसे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये आपका बरखान है। बरखान आपका एक अर्धचंदाकार बालुई टीला होता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये देखिए अर्धचंदाकार है, आपको याद रहेगा इससे। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका निकला सिरा यानी कि सींग वाला, ये आपका सींग वाला है, ये आपका वायु की दिशा में होता है। अगर आपको ये समझना है कि पवन की दिशा या हवा की दिशा किस तरफ है, तो आप देखिए कि इसके ये कोने किस तरफ है, यानी कि हवा आपकी इसी दिशा में होगी। और जो इसका ये उभरा हुआ सिरा होता है, ये आपका किस तरफ होता है, हवा अगर इस तरफ है तो उभरा सिरा आपका इस तरफ होगा, यानी कि हवा के विपरीत दिशा में। यही मैंने आपको ऊपर बताया था, यही आप चित्र देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपका बरखान क्या होता है। ये आपका पूरा मैंने चित्र है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डेल्टा को परिभाषित कीजिए। आंसर, डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाला एक त्रिकोणीय त्रिभुजाकार भूभाग है। जब कोई नदी समुद्र, झील अथवा महासागर में गिरती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अपने साथ लाई गई मिट्टी, बालू और रेत को वहीं जमा कर देती है। इससे निर्मित त्रिकोणीय आकार की स्थलाकृति यानी जमीन को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं तथा कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब आप डेल्टा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहिर्जात शक्तियाँ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। बहिर्जात शक्तियाँ वह प्राकृतिक ताकतें हैं जो पृथ्वी की सतह पर बाहर से काम करती हैं और धरातल को लगातार आकार देने, घिसने या समतल करने का कार्य करती हैं। इन शक्तियों का स्रोत मुख्यतः सूर्य की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं। नदी, वायु, हिमनद, समुद्री तरंगे एवं भूमिगत जल बहिर्जात शक्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आप देखिए आगे इसमें बहिर्जात बलों में आपका अपक्षय आता है, अपर्दन आता है तथा परिवहन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो समय के साथ पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करती हैं। पर्वतों का क्षरण, मैदानों का निर्माण तथा घाटियों का विकास बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव से होता है। ये शक्तियां पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलती रहती हैं, ऊंचे पहाड़ों और पठारों को तोड़ती हैं और घिसती हैं। ये बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं और उच्च क्षेत्रों से चट्टानें और मिट्टी को हटाने का काम करते हैं और उन्हें निचले क्षेत्रों में लाते हैं। अब देखिए मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि बहिर्जात का मतलब क्या है। बहिर्जात वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह को ऑटोमेटिक मतलब क्लीन करती रहती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आप बहुत लोग कहते हैं कि व्रत रखा करो जिससे ऑटोमेटिक आपकी जो पाचन शक्ति है वो सुधर जाए, तो आप यही समझिए कि बहिर्जात आपका वही काम करता है। अपक्षय में क्या होता है कि जब कोई बड़ी जगह कहीं बहुत बड़े बड़े चट्टान आपने देखे होंगे पड़े होते हैं, फिर धूप, पानी, वर्षा से ये पड़े पड़े टूट जाते हैं। फिर अपर्दन क्या काम करता है, नदी और पानी की सहायता से उसे बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, तो ऑटोमेटिक वो जगह साफ हो गई ना। तो बहिर्जात शक्तियों में यही सब आता है आपका अपक्षय, अपर्दन। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलती रहती हैं। कैसे बदलेंगी भाई, तूफान आया, एक जगह से सामान उड़ के दूसरी जगह पे पहुँच गया, वो जगह साफ हो गई, जहाँ गड्ढा था वहाँ पे वो चीज़ जाके भर गई। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल में सरल तरीके से समझा रही हूँ कि बहिर्जात होता क्या है।
तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे समझ आ गए होंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नहीं भी समझ आया, मैं मानती हूँ कि नहीं समझ आ रहा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर भी इन्हें रट लीजिएगा। सिर्फ कल भर का काम है, कल के बाद आप भूल जाए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि आपको आए। लेकिन पेपर अच्छा होना चाहिए, इसलिए रट लीजिए। इसका एक पार्ट और है, उसमें भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है, लेकिन वो पार्ट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।